वाला एरिया वाला क्वेश्चन दिया था ना लास्ट। चलो एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन बेस्ड ऑन शिफ्टिंग ऑफ मिरर। क्वेश्चन बेस्ड ऑन शिफ्टिंग ऑफ मिरर, कि अगर मिरर शिफ्ट होगा तो उसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है, तो लिखो। हाँ, पहला क्वेश्चन कि अगर मान के चलो इसका फोकस है तुम्हारा 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, ये सब बोर्ड्स में नहीं आएगा, पहले ध्यान रखना। ठीक है, जितना हम बता दिए ना उतना ही बोर्ड्स है। ठीक है, अब खाली कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर दूर है तो इसका इमेज पक्का कहीं बन रहा होगा, ये तो कंफर्म है। हमको उसका इमेज से लेना देना नहीं है। क्वेश्चन ये है कि अगर इस मिरर को हल्का सा ऊपर शिफ्ट करें, कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, क्या इसका इमेज अभी भी वहीं बनेगा या शिफ्ट होगा? शिफ्ट होगा। लिखो, फाइंड द शिफ्ट इन द इमेज। फाइंड द शिफ्ट इन द इमेज। इस क्वेश्चन को ट्राई करो सब लोग। देखो जो दिमाग में आए, ठीक है, बनाओ। और एक हम कंसेप्ट बता देंगे तो उसके बाद फिर समझ में आ जाएगा, लेकिन एक अपना थोड़ा बुद्धि लगाओ और देखो बना पाते हो तो। एक हिंट लिखो पहले, अगर किसी का नहीं समझ में आ रहा तो एक हिंट लिखो सबसे पहले। लिखो, इफ वी शिफ्ट द मिरर, इफ वी शिफ्ट द मिरर, इफ वी शिफ्ट द मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस ऑल्सो शिफ्ट। इफ वी शिफ्ट द मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस ऑल्सो शिफ्ट। प्रिंसिपल एक्सिस भी क्या होगा? शिफ्ट होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को कितना आसानी से बना सकते हैं, समझना ध्यान से। सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट यहाँ 20 सेंटीमीटर पे है तो u कितना लोगे? -20। फोकस कितना लोगे? -15। तो फॉर्मूला लगाने के बाद v निकाले हो कोई? -60। ठीक है, यानी इसका इमेज जो है वो यहाँ बन रहा होगा 60 पर। ठीक है, अब समझना ध्यान से कि अगर हम मिरर को ऊपर शिफ्ट कर लिए तो बोल सकते हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस भी 1 सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब ये नया वाला प्रिंसिपल एक्सिस है, देखो तो। अच्छा, इस नए वाले प्रिंसिपल एक्सिस के लिए ऑब्जेक्ट तो वही रहेगा कि ऑब्जेक्ट चेंज होगा? ऑब्जेक्ट तो वही होगा। तो अब हम दिमाग लगाएंगे, तो हम एक काम करते हैं, इस ऑब्जेक्ट के लिए हम एक ऐसा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। पता है क्यों लिए? इस प्रिंसिपल एक्सिस के लिए तो एक्चुअली तो हमको इसको देखना है ना, पर हम इसलिए इस तरह इसलिए लिए क्योंकि इसका हम इमेज बना सकते हैं। कैसा बनता है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये पॉइंट कहाँ पर है? बोल सकते हैं फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो बियॉन्ड सी बनेगा। और कैसा बनता है? इन्वर्टेड। तो यहाँ से अच्छा, इमेज अभी भी 60 पे बनेगा कि कहीं और बनेगा? इमेज अभी फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएं तो भी अभी भी क्या आएगा? -60। लेकिन इस केस में मैग्निफिकेशन भी कैलकुलेट करना होगा।
क्योंकि अब मेरे लिए ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है कि हाइट वाला इमेज है, हाइट वाला इमेज है। तो इसका मतलब जब हम मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करेंगे m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, तो m इज इक्वल टू माइनस v के जगह कितना लिखेंगे -60 और u के जगह -20, कितना आ गया -3। -3 का मतलब सीधा बोल दें कि रियल बन रहा होगा, और सीधा बोले 3 गुना, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है 3 टाइम्स। तो इसका मतलब ये कितना हाइट का है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो 60 से ऊपर बनेगा और कितना गुना 3 सेंटीमीटर। तो मेरे को ये बताओ एक्चुअल में तो इसका इमेज ये बना ना, पर हम लोग इंटरेस्टेड किसके हैं, इसका इमेज के लिए। तो बताओ तो इसका टिप का इमेज यहाँ बना, तो इनिशियली इमेज यहाँ था, पहले जब शिफ्ट नहीं किए थे तब, और जब शिफ्ट किए तो वो इमेज कहाँ पर है, ऊपर है। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 1, तो कितना शिफ्ट हुआ 4 सेंटीमीटर। लॉजिक समझ में आया? यानी कभी भी शिफ्ट करोगे तो प्रिंसिपल एक्सिस शिफ्ट कर देना, ऑब्जेक्ट वही का वही रहेगा, बस उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर लिए, एक हाइट वाला ऑब्जेक्ट मान लिए, ताकि उस हाइट वाला इमेज भी मिला। लेकिन हमको किसका इमेज चाहिए, इस पॉइंट का, तो इस पॉइंट का इमेज कौन सा है, तो कितना शिफ्ट हुआ 4 सेंटीमीटर। इसको उतारो बढ़िया से, और कोई डाउट रह गया तो पूछो। पक्का? चलो और एक क्वेश्चन देते हैं हम, फिर पता चलेगा अभी। ठीक है, क्वेश्चन लिखें फिर, इसमें कोई दिक्कत? सेकंड क्वेश्चन लिखो। देखो हम एज इट इज तो क्वेश्चन देंगे नहीं, ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन लिखो, आराम से क्रॉस करना। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द, क्वेश्चन लिखने से पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं इस बार, है ना, कि मान के चलो सिचुएशन पहले ही केस जैसा है कि ये रहा मिरर और ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस हो गया 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट यहाँ है कितने सेंटीमीटर पे, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इस बार क्या किए, इस मिरर को ऊपर शिफ्ट नहीं किए, इस मिरर को आधा तोड़ दिए, पहले आधा काट दिए। आधा काटने के बाद ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको 1 सेंटीमीटर ऊपर, और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको 1 सेंटीमीटर। इमेज बन रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा? हाँ, इसको पहले काट दिए, काटने के बाद ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको 1 सेंटीमीटर ऊपर और नीचे वाले हिस्से को 1 सेंटीमीटर नीचे। तो मेरे को ये बताओ, इस बार इमेज शिफ्ट तो होगा कि नहीं होगा? और इमेज बनेगा कितना, 1 2 3 4, कितना इमेज? काटने से पहले एक ऑब्जेक्ट का एक ही इमेज बनेगा, काटने के बाद इसको एक ऊपर इसको एक नीचे। इस बार इमेज एक ही बनेगा या 2 बनेगा या बहुत सारा? ओरिजिनल छोड़ दो, शिफ्ट करने के बाद तो वहाँ से वहाँ रहेगा कि गायब हो जाएगा? वहाँ से वो तो गायब हो जाएगा ना। तो अब एक ही इमेज या 2 इमेज? सोच समझ कर बताओ। इस बार 2 इमेज बनेगा। क्यों बनेगा पता है? हाँ, 2 बनेगा क्यों? देखो, अगर पूरा ही ऊपर शिफ्ट कर दिए होते तो एक ही मिरर रहता, एक ही इमेज बनता, पर काटने के बाद उसको एक ऊपर शिफ्ट किया इसको, तो ये अब एक ही मिरर रहा कि अब 2 मिरर बन गया, 2 मिरर बन गया। और 2 मिरर में कितना इमेज बनेगा? 2 इमेज। अब क्वेश्चन समझो, एडवांस का क्वेश्चन क्या था कि वो जो इमेज बनेगा, 2 इमेज बन रहा है ना, उन दोनों इमेज के बीच डिस्टेंस कितना है? क्वेश्चन क्लियर हुआ? पहले इसको 1 सेंटीमीटर ऊपर, उसको 1 सेंटीमीटर नीचे, तो 2 इमेज बना, उन दोनों इमेज के बीच कितना डिस्टेंस होगा? क्वेश्चन लिखो। अब आधे लोग को तो समझ में नहीं आएगा कि 2 इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा,
इतना क्लियर हो गया, 2 इमेज बनेगा। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 इमेजेस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 इमेजेस। बना के देखो बढ़िया से, अगर बन गया तो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन दिखने में कितना लगता है कि टफ है, लेकिन एक बार कंसेप्ट पकड़ो। खाली एक चीज याद रखना कि मिरर शिफ्ट करते हैं तो क्या शिफ्ट होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ एक मिरर है कि 2 मिरर है, तो प्रिंसिपल एक्सिस भी कितना होगा, 2 होगा। ट्राई करो इसको बनाने का। 8 1 सेंटीमीटर। देखो जो चीज पकड़ लोगे ना उसको बनाने का भी जरूरत नहीं है। बनाओ बनाओ देखो, 1 होगा। हाँ जी बताइए। हाँ देखो फिजिक्स में हो सकता वाला बात है ही नहीं, या तो होगा या नहीं होगा, बात खत्म। 8 कैसे? ऊपर में 4 और नीचे में 4 सेम। देखो समझना चीज को। हाँ जब ये वाला ऊपर जाएगा तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे हुआ क्या, ऑब्जेक्ट तो यही, इमेज तो जहां बनना था वहीं बनेगा 60 पे। ये 1 सेंटीमीटर हुआ तो याद करो इसका ऊपर बनेगा कितना, 3 सेंटीमीटर। तो ये रहा एक I1। उसी टाइप से एक प्रिंसिपल एक्सिस ऐसा रहेगा, उसके लिए ये वाला ऑब्जेक्ट होगा इस बार, तो उसका इमेज अभी भी 60 पे ही बनेगा। ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा, और ये भी कितना हाइट का रहेगा, 3। तो ये हो गया कौन सा, I2। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, I1 और I2 के बीच डिस्टेंस 3, 3 6 और 2 8। क्वेश्चन खत्म हो गया। तो शिफ्टिंग वाला कर सकते हो ना, जब भी शिफ्ट हुआ तो समझ जाना कि, और ये सब नहीं कि अभी काम में नहीं आएगा, आगे बहुत काम में आएगा। जहां शिफ्ट हुआ समझ जाना कि प्रिंसिपल एक्सिस को क्या करना है, शिफ्ट कर देना है। ठीक है आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट लिखो। इसको मिटा देते हैं ना, उतार लिए सब लोग। आगे लिखो मल्टीपल रिफ्लेक्शन। बस इसी चीज को समझ जाओ, पूरा ऑप्टिक्स यही खत्म हो जाएगा। यही कंसेप्ट आगे खाली चलता रहेगा। मल्टीपल खाली लिखो, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, आगे होगा मल्टीपल रिफ्रैक्शन, फिर होगा रिफ्लेक्शन प्लस रिफ्रैक्शन, तो सब चीज़ चलता जाएगा। याद करो हम ये थोड़ा सा बता दिए थे मल्टीपल रिफ्लेक्शन में कि अगर कहीं भी 2 मिरर है तो इसका जो इमेज बनता है वो दूसरे मिरर के लिए क्या काम करता है, ऑब्जेक्ट। ये काम हो गया। अब मान के चलो कि क्वेश्चन ऐसा आए कि एक फोकस 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर पे, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट को एक हाइट वाला ऑब्जेक्ट ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। सबको पता है कि इसका इमेज कहाँ बनेगा, 60 पे, और इसका मैग्नीफिकेशन कितना टाइम्स होगा, 3 टाइम। कोई दिक्कत नहीं होगा।
लेकिन इस बार क्या हुआ कि यहाँ पर एक प्लेन मिरर लगा दिया गया, ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर, या ये वाला डिस्टेंस लेते हैं 20 सेंटीमीटर, थोड़ा बढ़िया से। ठीक है, समझना ध्यान से। हाँ, अब क्या होगा, ये M1 क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा, हम पहले ही बता रखे हैं कि क्वेश्चन में दिया होगा कि पहला रिफ्लेक्शन किधर से लेना है। तो मान के चलो कि पहला रिफ्लेक्शन किससे लेना है, M1, फिर दूसरा रिफ्लेक्शन किससे होगा, M2, फिर M1 M2, कितना इमेजेस बनेगा, इनफाइनाइट। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि अगर हम फर्स्ट रिफ्लेक्शन जो है किससे ले, M1 से, तो मेरे को ये बताओ कि सेकेंड इमेज कहाँ बनेगा, फिर थर्ड इमेज कहाँ बनेगा। ठीक है, और हिंट हम बता दिए, पहला रिफ्लेक्शन जो किससे होगा, M1 से, इसका जो इमेज बनेगा वो दूसरे मिरर के लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन हम बताएं कि तुम लोग बनाओगे। हाँ, सेकेंड इमेज कहाँ होगा और थर्ड इमेज कहाँ होगा, एक बार ऐसे ही ट्राई मारो, देखो। आया कुछ? हाँ, कहाँ से 10, किधर, लेफ्ट की राइट, राइट। सो इधर देख, I2 यहाँ से 10, ठीक है। एक काम करते हैं, ठीक है, सबसे पहला रिफ्लेक्शन M1 से लेना है, तो इसका लाइट इधर जाएगा। U कितना लोगे, -20, फोकस कितना होगा, -15, V निकल रहा होगा -60। क्वेश्चन कैसे बनाना समझना, जब इससे रिफ्लेक्शन लोगे तो भूल जाना यहाँ कोई था, तो अगर ये नहीं होता तो इसका इमेज यहाँ 60 पे बनता, और कितना टाइम्स बनता, 3 टाइम्स, और ऊपर की नीचे नीचे कुछ ऐसा बनता, अगर ये नहीं होता तो। लेकिन ये बीच में है ना, अब ये अगर बीच में है, समझना ध्यान से, तो अब ये ऑब्जेक्ट और इसका क्या हो गया, इमेज, पहला इमेज बना। अब इसके लिए कौन ऑब्जेक्ट का काम करेगा, I1। अब याद रखना, ये प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर का क्या खासियत है कि जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उतना इमेज डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना होगा, 20, क्योंकि टोटल 60 है ना, तो ये कितना होगा, तो इसका इमेज ठीक ऐसा ही कुछ यहाँ बनेगा, कितना सेंटीमीटर का, ठीक है। अब इसको एक रे डायग्राम से समझते कि ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ होगा। अगर ये मिरर नहीं होता तो यहाँ से लाइट कुछ ऐसे आता, देखो तो, अगर ये मिरर नहीं होता तो ये लाइट यहाँ से टकरा के कुछ यहाँ पहुँच रहा होता। एक और लाइट लेते हैं, यहाँ से कुछ ऐसे ऐसे ही मिल रहा होता ना, लेकिन यहाँ मिरर के आ जाने से ये लाइट पार होता कि यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट मारता, रिफ्लेक्ट, तो यही लाइट देखो रिफ्लेक्ट होके, अब ये लाइट यहीं रुकेगा कि फिर और आगे जाएगा, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट मारेगा, तो फिर कौन सा इमेज बनेगा, थर्ड, फिर वही लाइट फिर पीछे आएगा, फिर कौन सा बनेगा, फोर्थ। समझ में आया? अब कहाँ पर
अरे ये दो, ये इसके लिए ये दोनों इंसिडेंट है ना, और ये दोनों रिफ्लेक्टेड है। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड मिले तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब समझना ध्यान से, इस मिरर के लिए ये कैसा ऑब्जेक्ट है, रियल या वर्चुअल? रियल, एक्चुअल में निकला। इस मिरर के लिए ये कैसा इमेज है, रियल है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो एक्चुअल मीट करता ना जी। अब इस मिरर के लिए ये रियल ऑब्जेक्ट या वर्चुअल ऑब्जेक्ट? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक्चुअल इस मिरर के लिए देखो, एक्चुअल में जब रिफ्लेक्शन लेना होता है, इधर पॉलिश सरफेस है तो ऑब्जेक्ट इधर रखते हैं कि इधर रखते हैं? इधर रखता है ना। देखना तो ऑब्जेक्ट मिरर के किस तरफ है, देखो तो पीछे, ठीक है। तो इसके लिए ध्यान समझो, इसके लिए क्या है, रेज एक्चुअली मीट किया कि अपीयर टू मीट है? अपीयर टू मीट है। तो इसके लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, पर ये इमेज कैसा है उसका, रियल, क्योंकि एक्चुअली मीट किया। यही सब पहचानना है खाली। अब अगर नहीं पहचान पाओ तो मैथ्स तुमको हेल्प कर देगा। कैसे हेल्प करेगा? इस मिरर के लिए मैग्निफिकेशन क्या -3 निकला, देखो तो। और प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना होता है? 1 होगा, क्योंकि सेम साइज होता है। +1 या -1? +1 या -1? प्लेन मिरर जो है रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल बनाता है कि रियली बना देता है? अच्छा, वर्चुअल बनाता है ना जी। थोड़ी तुम्हारे आईना के पीछे एक सच में आदमी खड़ा है, वो तो वर्चुअल है ना। तो इसका मतलब +1 होगा कि -1 होगा? +1। तो इसका मैग्निफिकेशन -3 और प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना हो गया? +1। अगर तुमको टोटल मैग्निफिकेशन चाहिए, समझना ध्यान से, तो हम लोग इन दोनों को ऐड नहीं करते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। अगर तीसरा रिफ्लेक्शन होता तो उसका फिर मैग्निफिकेशन होता, तो m1 इंटू m2 इंटू m3। फाइनल कितना आ रहा है, +3 या -3? -3। और माइनस का मतलब रियल या वर्चुअल? रियल। तो इसलिए ये सीधा बोलेंगे इमेज रियल है कि वर्चुअल है? रियल। अब अगर बोलता 5वां इमेज बताओ तो रियल है कि वर्चुअल, तो ऐसे पूरा देखते हैं क्या, कहाँ कहाँ लाइट जा रहा है, कहाँ कहाँ टकराएगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो कौन हेल्प करेगा? मैथ्स। समझ में आया? उतारो बढ़िया से इसको। अच्छा, एक चीज़ इसको और थोड़ा बढ़ा ही लेते हैं डिस्कशन, ठीक है। अब इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है कि इमेज है? ऑब्जेक्ट है। अब इसके लिए वापस 20 सेंटीमीटर में है, फिर इसका इमेज कहाँ बनेगा? 60 पे ही बनेगा। और इसका 3 गुना और इन्वर्टेड, तो 9 बनेगा। नीचे की ऊपर 9, फिर ये प्लेन मिरर 9 ऐसा होगा, यहीं पर बनेगा। फिर ये 9 का फिर 3 गुना 27 कहाँ होगा? यही चीज रिपीट होता जाएगा। समझ में आया? और कोई भी बोल दे कि बताओ तो 5वां इमेज रियल है कि वर्चुअल? m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू m4 इंटू m5। लास्ट में अगर प्लस आया तो वर्चुअल और माइनस आया तो रियल। इसको उतारो अच्छे से।
क्योंकि अभी ये भी समझ लो कि अभी ऑप्टिक्स अभी भी पूरा मतलब एक होता है ना कि मूवी का असली चेहरा नहीं आया है अभी तक, ठीक है, अभी बहुत बाकी है। लेकिन यही है कि अगर धीरे धीरे सब कुछ अगर पकड़ते रहोगे ना लाइन बाय लाइन, तो आगे का सारा बोले ना एडवांस का क्वेश्चन तुम आराम से बना सकते हो। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, बस अब सारा जितना देखो जितना चीज़ पढ़ते आ रहा है ना उसको खाली मिलाते रहो चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द सेकेंड इमेज फॉर्म्ड, फाइंड द सेकेंड इमेज फॉर्म्ड from M2, from M2, from M2, take first reflection from M1, take first reflection from M1, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में तो हम लिखवा दें कि भाई सिर्फ पोजीशन बताना है, लेकिन सब बताना, पोजीशन, इमेज कैसा बनेगा, रियल की वर्चुअल, इमेज का हाइट कितना होगा, सब कुछ बताना है, टोटल चीज़, जितना चीज़ बता पाओ इमेज के बारे में, ठीक है। तो दो लेते हैं, इसका फोकस 15 सेंटीमीटर, इसका फोकस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस बार इधर प्लेन मिरर नहीं, इधर कौन सा मिरर है, कनकेव की कन्वेक्स, कन्वेक्स है ये, कनकेव ही है ना, इधर भी क्या है कनकेव। ऑब्जेक्ट यहाँ है बेचारा, 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ठीक 20 सेंटीमीटर पर है, ठीक है, और ये डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। कौन सा इमेज बताना है, सेकेंड, और टेक फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम, चलो सब कुछ बताओ बढ़िया से। अब रे डायग्राम मत बनाना, कुछ समझ में भी नहीं आएगा कहाँ का रे कहाँ जा रहा है। अब खाली हेल्प करेगा तुमको फॉर्मूला, फिर वही बात होगा होगा ये सब नहीं, एग्जैक्ट बताओ, यहाँ तो यहाँ, यहाँ तो यहाँ, किधर, यहाँ से 50 सेंटीमीटर इधर, ठीक है। उसके बाद मैग्निफिकेशन 9 सेंटीमीटर, रियल या वर्चुअल, रियल, चल ठीक है, देखते हैं। हाँ 15 सेंटीमीटर, किधर किधर किधर, हाँ डाउट तो होगा, हर क्वेश्चन में डाउट होगा, और हर डाउट बस सीखो, खाली आगे का जर्नी आसान हो जाएगा। क्या डाउट बहुत बड़ा है, हाँ हम कैसे बता दो, फॉर्मूला है तुम्हारे पास, सब कुछ है, फॉर्मूला में पुट करो साइन कन्वेंशन के साथ, वो तुमको आंसर बता देगा एग्जैक्ट। हाँ तुम सब तो नहीं हो, चलो देखो, हम इसीलिए हम स्टार्टिंग में बोले थे साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने मन से तुम प्लस माइनस नहीं कर सकते। सबसे पहले देखो ध्यान से, हाँ ये वाला तो याद हो गया होगा, 15-20 है ना। अब देखो लाइट इस साइड जा रहा है, ध्यान से समझना इस चीज को, क्योंकि साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मिरर के लिए u होगा -20,
एफ होगा -15, वी आ रहा होगा -60, मैग्निफिकेशन आ रहा होगा -3, और जो इसका जो हाइट बनेगा यानी यहाँ 60 पे बन रहा होगा, यहाँ पर बन रहा होगा, किधर बन रहा होगा, नीचे, कितने हाइट का, 3 सेंटीमीटर। ये वाला डिस्टेंस बताओ कितना होगा, यहाँ से 60, तो 60 में इधर कितना है 30, तो ये वाला कितना होगा 30। और हम यहाँ से क्यों डिस्टेंस लिए पता है, क्योंकि सेकंड रिफ्लेक्शन कहाँ से होने वाला है, इस मिरर से, तो सारा डिस्टेंस कहाँ से नापेंगे, इस बार यहाँ से नापेंगे। अब मेरे को खाली एक चीज बताओ, इस M2 मिरर के लिए लाइट किधर से आ रहा है, इधर से या इधर से, किधर से, मतलब राइट साइड जा रहा है लाइट मिरर के लिए, राइट साइड या लेफ्ट साइड, हम कुछ नहीं पूछ रहे, हम सबसे पहले, क्योंकि हमको इंसिडेंट रे देखना है, किस मिरर के लिए, इस मिरर के लिए, तो इस मिरर के लिए लाइट किधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है ना जी, इधर से टकरा के लाइट किधर जाएगा, इधर जाएगा ना, उधर से कैसे आएगा लाइट, इधर से घूम के, उधर से तो आ ही नहीं सकता ना, हम लोग को मन में लगता है यहाँ ऑब्जेक्ट है, पर यहाँ एक्चुअल में है कि वो इसके लिए वर्चुअल है, वो वर्चुअल है, तो एक्चुअल में लाइट इधर से आ रहा है, तो अब इस डिस्टेंस को हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव। अब मेरे को बताओ, यहाँ से ऑब्जेक्ट उसी साइड है, तो इस मिरर के लिए U क्या लोगे, प्लस या माइनस, प्लस, कितना लोगे, प्लस 30, इसका फोकस इसी साइड होगा, तो फोकस प्लस या माइनस, माइनस, कितना हो गया 10। अब इन दोनों को यूज करके V निकाल सकते हो, निकालो V, यूज करके यही वाला V कितना आया, प्लस की माइनस, देखो तो यही आ रहा है, आ रहा है +15, देखो सब, +15 मतलब किधर, इधर कि इधर ही, इंसिडेंट रे इधर है ना, उधर ही होगा, तो यहाँ से 15 कुछ यहाँ पर बन रहा होगा, अब ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा वो कौन बताएगा, मैग्निफिकेशन। तो इस मिरर के लिए अगर हम मैग्निफिकेशन का बात करें तो माइनस V कितना लोगे, +15, और U कितना लोगे, +30, तो ये कितना हो गया, माइनस का मतलब समझ जाओ कि उल्टा इन्वर्टेड बन जाएगा, और हाफ का मतलब उसका आधा, तो इसका मतलब ऊपर बनेगा, और कितने हाइट का बनेगा, 3/2। अब तुमसे अगर कोई पूछे कि ये फाइनल इमेज जो बना वो रियल है कि वर्चुअल है, तो आंसर कैसे दोगे पता है, ये M1 कितना आया, -3, और ये M2 कितना आया, -12। तो अगर हम टोटल मैग्निफिकेशन का बात करें तो M1 इंटू M2 कितना आएगा, दोनों को करने के बाद +3/2। और तुम देख भी लो, इनिशियल 1 था, और 1 का अगर मैग्निफिकेशन 3/2 लेंगे तो फाइनल इमेज कितना बना, 3/2, और प्लस आया, इसका मतलब रियल या वर्चुअल, वर्चुअल, यानी जो फाइनल इमेज बन रहा है सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद वो कैसा इमेज है, वर्चुअल। देखो प्लेन मिरर था तो प्लेन मिरर का कहानी लगा दिए, ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होता है, सेम। अब यहाँ अगर स्फेरिकल मिरर है तो किसका फॉर्मूला लगा दिए, स्फेरिकल मिरर का। अगर यहाँ लेंस रहता तो क्या करते, लेंस फॉर्मूला लगा देते, बस खत्म हो गया। पूरा ऑप्टिक्स में अब यही है, जहाँ रिफ्रैक्शन होगा वहाँ किसका फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन का, और जहाँ रिफ्लेक्शन होगा किसका फॉर्मूला, रिफ्लेक्शन का। समझ में आया? एक और क्वेश्चन दे, चलो। उतार लिए सब इसको। अब देखो थोड़ा सा अगर मेंस और एडवांस लेवल में जाए तो इस बार क्या किया वो समझना ध्यान से। हाँ, एक मिरर तो कनकेव ऐसा लिया ही लिया जिसका प्रिंसिपल एक्सिस ये है, पर जो दूसरा वाला मिरर था इधर, दूसरा वाला, इसको कौन सा मिरर बोले, अच्छा सॉरी, इसको कौन सा मिरर बोलेंगे, कन्वेक्स। तो ये वाला क्या किया, थोड़ा ऊपर करके बनाया, और इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये, इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये, ऑब्जेक्ट ये वाला है, ये M1
और ये तुम्हारा क्या हो गया M2। इसका फोकस ले लो 15, इसका फोकस ले लो प्लस 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 मत लिखा करो यार, सिर्फ 10 सेंटीमीटर। ये वाला ले लो 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये डिस्टेंस ले लो 1 सेंटीमीटर, ठीक है। पहला रिफ्लेक्शन किससे लेना है, M1। तो बताना ये है कि सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद जो दूसरा इमेज बनेगा वो कहाँ होगा, कौन सा डिस्टेंस, ये वाला ले लो। ठीक है, सब कुछ दे दिए। सेकंड इमेज कहाँ होगा, कैसा होगा, किधर होगा, सब कुछ बताना है। M1, पहला रिफ्लेक्शन M1 से लेना है। कहाँ से, किधर, लेफ्ट, और 50/7 तो पोजीशन हो गया एग्जैक्ट वहीं पर। हाँ, ये 50 हाँ, हाइट वाइट कुछ बताओ, सब कुछ बताना है जी। -2/7, हमको प्लस माइनस से मतलब नहीं, हमको मतलब है ऊपर नीचे दाएं बाएं। कैलकुलेशन करो, बिना कैलकुलेशन का कोई उपाय नहीं, हम पहले बता रहे हैं। ट्राई करो बढ़िया से, सब कुछ बनाओ ठीक है। चलो, तो
फाइनल कुछ आया अंश बाबू? प्लस माइनस में परेशान? हम बोले ना आधे लोग तो प्लस माइनस में ही परेशान रहोगे। चलो एक काम करो, इसको तो निकालने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका इमेज इधर देखो, इधर इसका इमेज इसी के प्रिंसिपल एक्सिस में यहाँ बन रहा होगा, 60 पर बन रहा होगा, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 35 हो गया, तो ये हो गया 25, और यही वाला इमेज होगा क्योंकि ये तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है ना, तो इसका हाइट वाइट कुछ नहीं है। अब समझना ध्यान से, पर इसका प्रिंसिपल एक्सिस तो ये वाला है। अब इसके लिए कौन ऑब्जेक्ट है? आई। तो आई के लिए हमको क्या लेना होगा? एक हाइट वाला मानना होगा कि नहीं मानना होगा? मानना होगा, तभी ना पता चलेगा किधर ऊपर नीचे बनेगा। और इस हाइट का कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। अब समझो ध्यान से, फिर से इस मिरर के लिए लाइट किधर से आ रहा है? उधर से टकराने के बाद इधर ही आएगा। तो यहां से अगर हम मेजर करें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इधर मेजर करना होगा, प्लस की माइनस? प्लस। तो इसके लिए u हो गया प्लस 25। इसका फोकस किधर रहता है? इसी साइड रहता है ना, तो फोकस प्लस की माइनस? प्लस। और फोकस कितना हो गया? प्लस 10। और इक्वेशन लगाना होगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। कोई यूज किया ये दोनों डाटा? v कितना आया? प्लस की माइनस? मैथ्स भी कम, प्लस 50/3। 50/3 मतलब कि बोल सकते हैं 25 से तो कम ही होगा, तो 50/3 कुछ यहाँ होगा। अब ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा ये कौन बताएगा? मैग्निफिकेशन। माइनस v/u, माइनस v तुम्हारा आया 50/3 और u तुम्हारा कितना है? 25। तो यहाँ कितना आ गया? -2/3। -2/3 का मतलब उल्टा बनेगा। माइनस को मैं सीधा समझ जाना, कैसे बनेगा? उल्टा। और 2/3 टाइम्स, तो 1 का 2/3 टाइम्स 2/3 ही रहेगा। लेकिन ये अगर नीचे है तो ये किधर होगा? ऊपर। और हाइट कितना होगा? 2/3। और अगर फाइनल बताना है कि ये जो इमेज है वो रियल है या वर्चुअल है, तो इसका मैग्निफिकेशन याद है? -3, और इसका मैग्निफिकेशन -2/3। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा कि माइनस आएगा? प्लस। तो फाइनल इमेज रियल या वर्चुअल? वर्चुअल। बस पूरे ऑप्टिक्स में यही है, खाली ये पकड़ना है कि लाइट किधर से किधर जा रहा है, किधर पॉजिटिव और किधर नेगेटिव। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। आज तुम बना के देख लेना, सारा क्वेश्चंस बन जाएगा। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन दें अब लिखो एक क्वेश्चन और, ठीक है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलो अब कितना करो, अब तुम लोग करना क्वेश्चन, हम आगे बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, motion of object and image, motion of object and image, of object and image in case of spherical mirror, in case of spherical mirror, in case of spherical mirror। देखो चीज समझना, हाँ, कि अगर ये एक स्फेरिकल मिरर है, कोई भी स्फेरिकल मिरर है, जरूरी नहीं कि कनकेव हो, कनकेव कन्वेक्स कुछ भी हो, तो अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इसका इमेज भी मूव करेगा। कितना? सेम। प्लेन मिरर में तो सेम होता था, जितना ऑब्जेक्ट उतना इमेज, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब क्या है इसमें, समझना ध्यान से, और तरीका ही बताते हैं। लेंस में भी आएगा ना, तो लेंस में कैसे करना है। यहां ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन किससे हो रहा है? स्फेरिकल मिरर से। और स्फेरिकल मिरर का फॉर्मूला यही है, 1/v
प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। एक काम करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, एक काम करते हैं, 1/x का डिफ्रेंशिएशन मैथ्स वाले लोग -1/x²। तो 1/v का डिफ्रेंशिएशन -1/v² होगा, पर ये x तो है नहीं, तो इसको लिख सकते हैं dv/dt। ऐसे करता ना चेन रूल। ये v का डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो गया? टाइम के रिस्पेक्ट में। अब u -1/u² du/dt, और इसको क्या लिखोगे? बहुत बढ़िया। फोकस क्या वेरी करता है कि कांस्टेंट रहता है? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। यहाँ सिर्फ चेंज कौन कौन होगा? u और v। अब थोड़ा सा दिमाग लगा के बता दो कि इस du/dt को क्या बोलेंगे? ठीक है, सही जा रहे हैं। जैसे कि चेंज इन x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम dx/dt को वेलोसिटी बोलते हैं, तो यहाँ u चेंज हो रहा है, मतलब क्या चेंज हो रहा है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो किसका वेलोसिटी है? ये ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, यानी ये du/dt है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और dv/dt किसका वेलोसिटी है? वेलोसिटी ऑफ इमेज। समझ में आया? तो एक काम करते हैं, फटाफट एक को उधर ले जाते हैं। तो अगर एक को उधर ले जाए तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -v²/u² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो तो कोई दिक्कत? ये इधर जाके प्लस हो गया, v² उधर चला गया, u² नीचे, और माइनस माइनस ही रहेगा। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? -v/u। एक बार स्क्वायर कर दे तो m² कितना आएगा? v²/u²। तो क्या इसको एक फॉर्मूला बना दें कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ m² वेलोसिटी ऑफ, और यहाँ m क्या है? मैग्निफिकेशन। प्लेन मिरर का कितना होता था मैग्निफिकेशन? 1। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट हो गया यहाँ पर। और स्फेरिकल रहेगा तो वहाँ पर मैग्निफिकेशन डाल देंगे। इसको उतारो बढ़िया से। ठीक है, अब क्वेश्चन दें हम। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। देखो, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। बताओ, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज।
कितना है देखते हैं। हमको 30 नहीं चाहिए, हमको एग्जैक्ट बताओ 30 किस डायरेक्शन में। 45 किधर? इसी डायरेक्शन में। चलो ठीक। हाँ, एक चैप्टर बनाइए कंफ्यूजन के लिए। इतना वेटेज चैप्टर का इसीलिए है, हर चीज में फंसोगे। चलो बताएं फिर। कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो मैग्निफिकेशन -3 निकल रहा होगा। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की इमेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ m स्क्वायर, तो -3 का होल स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको लिख सकते हैं -5i कैप, सब वेक्टर फॉर्म में लिखो, कोई दिक्कत ही नहीं होगा कभी। तो आंसर कितना आ गया? +45i कैप। इसका मतलब इमेज जहां भी होगा वो किधर मूव कर रहा होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में कि राइट डायरेक्शन में? राइट। और कितने स्पीड से? समझे? तो हमेशा मतलब वेक्टर का यूज कर लेना, कभी दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट लिखो। इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा होता कि ये मिरर भी बोलता कि हम भी मूव करेंगे इधर 5 मीटर पर सेकंड से, हाँ तो बनाओ, तो क्या होता? -90। चलो ठीक है, मतलब इसका डबल कर दिए, 5 का 5 का 5। चलो ठीक है। चलो एक काम करते हैं, जब भी ऐसा सिचुएशन आए तो हमेशा याद रखना जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं करना, जब भी मिरर मूव करे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है। अब करना क्या, इसका फॉर्मूला तो सबको पता होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। याद है VAB इक्वल टू VA माइनस VB इज इक्वल टू -m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। और सब वैल्यू पुट करो वेक्टर के साथ, कभी दिक्कत नहीं होगा। बताओ तो मिरर किधर जा रहा है?
5 आई कैप, तो यहाँ लिख दो 5 आई कैप इज इक्वल टू -9 लिख देते हैं इसको। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है? -5 आई, माइनस तो रखना होगा ना पहले, और मिरर किधर जा रहा है? उधर 5। अब इसको सॉल्व करते हैं बढ़िया से। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? -10 होगा, -10 और माइनस कितना हो गया? +90, 90 और उधर 5 जाएगा तो कितना हो गया? 95। +95 आई क्या? समझ में आया? ये वाला स्टार मार्क करके रखना क्वेश्चन। तो मोशन वाला तो समझ में आ गया करना कैसे, पूरा रिफ्लेक्शन का समझ में आ गया कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन में कैसे करना है। सिर्फ ध्यान किस में देना है? प्लस और माइनस, बस यही देखना लाइट किधर से किधर जा रहा है। ठीक है, तो हमारा जितना भी रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है वो पार्ट क्या हो गया? खत्म। ठीक है, जिसमें हम लोग कौन कौन सा मिरर पढ़े? प्लेन मिरर, दूसरा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में सिर्फ 2 है, कौन कौन सा? कनकेव, कन्वेक्स। बस हम खाली इतना एक्सपेक्ट करते हैं, घर जाके खाली ये पढ़ लेना कि कनकेव मिरर का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और कन्वेक्स मिरर का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। 10th में था ना, बस तो इसको पढ़ लेना यूजेस। ठीक है, नेक्स्ट लिखो रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट लिखो रिफ्रैक्शन। डेफिनेशन लिखाने का अब जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। क्या है डेफिनेशन? If a light deviates moving from one medium to another medium, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। लिख लो, if light deviates in moving from one medium to another medium, the phenomenon is known as refraction. The phenomenon is known as refraction. अब देखो, रिफ्रैक्शन में एक टर्म यहां आया मीडियम। ठीक है, तो यहां मीडियम को कैसे समझते हैं? मीडियम क्या है? ऑप्टिक्स में मीडियम क्या है? ऑप्टिक्स में मीडियम कैसे? ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लिए थे कि जहां से इंसिडेंट रे निकला वो हो गया, तो ऑप्टिक्स में मीडियम कैसे डिफाइन करेंगे? डेंसिटी, पता नहीं। देखो हम ये बोलेंगे, याद करो एक टर्म सुने होंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ मीडियम का जो जिक्र होता है वो किसके माध्यम से होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी हर मीडियम का एक क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अगर बोला कि बताओ तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो वो क्या करेगा कि उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पता है वो कैसे निकालेगा? वो निकालेगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसको बोलते हैं c डिवाइडेड बाय v, और v तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, तो यानी कि यहाँ मीडियम को किससे बताया जा रहा है? म्यू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं?
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसका वैल्यू होता है c बाय v। c क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट, कहाँ का? वैक्यूम का। और ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट, कहाँ का? मीडियम का। अब इसी को देख के बताओ कि म्यू का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा, क्या होगा? 1 से छोटा होगा। सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट कहाँ मिलता है तुमको? वैक्यूम, सबसे ज्यादा वही मिलता है। और किसी मीडियम में जाएगा तो उसका स्पीड बढ़ता है कि घटता है? घटता है। सिंपल देखो ना जी, c बाई वी का रेशियो क्या होगा फिर? हमेशा 1 से बड़ा होगा, यानी म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। और 1 कहाँ पर लेते हैं? या तो वैक्यूम या फिर एयर। हम लोग एयर को भी क्या मान सकते हैं? वैक्यूम। अब थोड़ा क्लास 11th का वेव्स याद करो, ठीक है? लाइट क्या एक वेव है, और उस वेव का वेलोसिटी यही वाला v है, और लाइट का एक वेवलेंथ भी होता है लैम्डा, और उसका कुछ फ्रीक्वेंसी भी होता है। तो याद करो, एक फॉर्मूला रटवाए थे कि लैम्डा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। याद है? लैम्डा इज इक्वल टू v इनटू टी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू v बाई एफ। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? तो v इज इक्वल टू क्या आ गया? लैम्डा इंटू, इसको भी उतार लो साइड में, आगे डिस्कस करते हैं इसको। ठीक है? अब अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चल जाए, इसको मिटाएं। अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, जैसे कि इसको बोलते हैं μ1 और इसको बोलते हैं μ2। लाइट ऐसे गया, डेविएट मार के चला गया, अभी मान के चलो ऐसे ही। दोनों मीडियम में वेलोसिटी सेम होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। v1 v2। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? सेम होगा। हमेशा याद रखना, लाइट एक मीडियम से दूसरे कहीं भी जाए, हमेशा एक चीज कांस्टेंट रहता है। वो क्या कांस्टेंट रहता है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है? साउंड पढ़े होगे थोड़ा, क्लास 10th में था शायद साउंड चैप्टर। 9th में था कि 10th में था? 9th में था। उसमें बताया गया होगा, सर बताए होंगे कि साउंड अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो हमेशा क्या सेम रहता है? फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी सेम रहता है कि चेंज करेगा? चेंज करता है। वो मीडियम पे डिपेंड करता होगा। सबसे ज़्यादा किस में होता है? सॉलिड में, फिर उससे कम लिक्विड में, उससे कम गैस में। वेलोसिटी वेरी करता है पर फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी। तो अगर इसमें फ्रीक्वेंसी f है तो इसमें भी फ्रीक्वेंसी f रहेगी। दोनों में वेवलेंथ, इसमें वेवलेंथ और इसमें वेवलेंथ सेम होगा कि अलग अलग होगा? देखो v इक्वल टू लैम्डा एफ है, f कांस्टेंट है, v चेंज होगा तो लैम्डा को चेंज होना होगा। तो इसमें लैम्डा 1 तो इसमें लैम्डा। ठीक है? अब सिंपल बात करेंगे कि अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ तो μ1 बाई μ2 किसके बराबर होगा, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे सबसे पहले v2 बाई v1। देख लो, μ इज इक्वल टू c बाई v है, तो म्यू v पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इन्वर्सली? इन्वर्सली लिख सकते हैं। और v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ। एफ तो कांस्टेंट है, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, ये μ1 दे देगा, इसका लैम्डा दे देगा, ये μ2 दे देगा, बोलेगा ये लैम्डा निकालो। यानी चारों में से एक मिसिंग रहेगा, एक पता रहेगा। इसको भी उतार लो।
अच्छा एक चीज़ और, नाम सुने होंगे रेयरर और डेंसर, तुम सब सुने होंगे। कौन सा रेयरर कौन सा डेंसर कैसे पता करते हैं? हाँ सिंपल, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो वो रेयरर और जिसका ज़्यादा हो वो डेंसर। कितना आसान है ना। हाँ 10th में था ना ये सब। तो जैसे कि इसका म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 2 और इसका म्यू का वैल्यू दिया हुआ है कितना 3। पूछा जाएगा कौन रेयरर तो कौन डेंसर, तो क्या बोलोगे? रेयरर और ये डेंसर, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब तुमसे अगर पूछा जाए कि कौन रेयरर और कौन डेंसर, आंसर क्या दोगे? मतलब 3 डेंसर और ये रेयरर और 2 वाला बीच में, ऐसा तो नहीं बोल सकते। तो रेयरर और डेंसर हमेशा बोलते हैं, कंपैरिजन जब करते हैं ना तब बात करते हैं कौन छोटा और कौन बड़ा, दो को देख के बताओगे ना। तो इसी टाइप से जब भी लाइट डेविएट करेगा तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम, तो जब रिफ्रैक्शन यहाँ हो रहा होगा तो उसके लिए ये रेयरर और ये डेंसर, जब लाइट यहाँ रिफ्रैक्ट हो रहा होगा तो ये रेयरर और ये डेंसर। तो हमेशा याद रखना जब भी रिफ्रैक्शन होगा वहीं पर बात होगा रेयरर और डेंसर का, ठीक है। तो अगर हम एक रिफ्रैक्शन ले छोटा सा कि ये एक सरफेस है जहाँ पर लाइट स्ट्राइक किया, जिस पॉइंट पर स्ट्राइक किया वहाँ नॉर्मल बनाते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और मान के चलो कि इधर डेविएट कर गया कुछ, तो इसको बोलेंगे एंगल आर, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या हो गया? नॉर्मल। यहाँ भी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। वहाँ का दूसरा लॉ याद है क्या था? रिफ्लेक्शन का दूसरा लॉ क्या था? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। उसी तरीके से इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन, दोनों लॉ सेम है। यहाँ एक लॉ एडिशनल पढ़ना है, जैसे वहाँ होता था ना एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यहाँ जिसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं। क्या है वो लॉ? साइन आई बाई साइन आर बस इज इक्वल टू स्नेल्स लॉ। क्या स्नेल्स लॉ है क्या? अरे वो लॉ है, डिराइव नहीं करना है उसको। देखो स्नेल्स लॉ ये बोला था, ध्यान से समझना, मुझे पहला लॉ लिखोगे ना इसको सिंपल लिखना कि साइन आई बाई साइन आर वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। यही स्नेल्स लॉ है और वही कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? ठीक है। अब दिक्कत क्या होगा कि अगर ये μ1 है और ये तुम्हारा क्या है? μ2, तब इसको स्नेल्स लॉ कैसे लगाओगे? हम सिखा देते हैं कैसे लिखते हैं। यहाँ का साइन आई इंटू μ1 ऐसे लिखना, साइन आई इंटू μ1 इज, या फिर μ1 इंटू साइन आई लिखो ऐसे, इज इक्वल टू नीचे में क्या है? μ2 इंटू साइन आर। तो साइन आई बाई साइन आर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? μ2 बाय μ1। क्योंकि आदमी पता है ये कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि μ2 ऊपर था कि μ1 ऊपर था, पर हमेशा ये याद रखना कि यहाँ का μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर, ऐसे याद रखना। और क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही बनाएंगे हम लोग, ऐसे नहीं बनाएंगे कभी, हमेशा इस टाइप से μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। पर स्नेल्स लॉ क्या है? साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये स्नेल्स लॉ है। टूटा फूटा। हाँ चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। उतार लिए सब लोग? उतार लो, पहले उतार लो।
क्वेश्चन पूछे? कितने लोगों को ये पता है कि लाइट अगर रेयरर से डेंसर जाए तो किधर बेंड करता है? किधर? टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये सबको पता है। क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं उसको ध्यान समझना, चिल्लाना मत। किन किन को ये किसको पता है कि क्यों बेंड करता है? ये रटने के लिए ठीक है कि लाइट रेयरर से डेंसर जाता है तो किधर बेंड करता है? नॉर्मल की तरफ। ये सबको पता है। रीजन पता है कि अभी बोलना नहीं है। किसी को रीजन पता है? किन किन को एकदम रीजन पता है कि हमको पता है सर कि क्यों बेंड करता है? किसको किसको पता है? रीजन बताना नहीं है, खाली पता किन किन लोगों को है, हम बस ये पूछ रहे हैं। मतलब आज तक 10th से लेकर अभी तक बस रटे हुए हैं कि रेयरर से डेंसर जाता है तो लाइट किधर बेंड करता है? डेंसर की तरफ। रीजन 10th में तो पूछने का हिम्मत नहीं हुआ सर से। चलो बोलो। मतलब अभी तक किसी को रीजन पता नहीं था। एक मिनट, किसी को पता है? पहले हाथ खड़ा, हम एक एक करके पूछेंगे, या मतलब ऐसे ही ट्राई करना है? ट्राई करना है ना? हम बताओ क्या लॉजिक है? ये कोई लॉजिक नहीं हुआ कि इधर ज्यादा इधर कम है तो इधर। हाँ हाँ, तो उसको थोड़ा इधर मुड़ना पड़ता है। ये कोई एक अच्छा, मतलब स्लो जाने के लिए इधर जाना होगा। क्यों इधर जाके स्लो नहीं हो सकता? मतलब स्लो होने के लिए इधर होना होगा, उधर उधर भी चल जाएगा, स्लो हो जाएगा, क्या दिक्कत है? तो ये एग्जैक्ट रीजन नहीं है। एग्जैक्ट रीजन कोई भी। हाँ जी मोनू शर्मा। चलो इधर देखो ध्यान से। हाँ, ये जो इसका आंसर है ना, इसी में छुपा है, स्नेल्स लॉ में। बस तुमको खोजने का देरी था। अगर ये रेयरर है और ये डेंसर है तो जाहिर सी बात है कि μ2 इज ग्रेटर देन। मैथ सबको आता है। इस इक्वेशन में अगर हम देखें कि अगर μ2 बड़ा है और μ1 छोटा है तो साइन आई को बड़ा होना होगा और साइन आर को छोटा होना होगा। तो अगर साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर तो आई इज ग्रेटर देन आर। बस यही एक्सप्लेनेशन था। बस इस चीज को रटे जा रहे थे अभी तक, खाली ये होता है ये होता है। समझ में आया? तो इसीलिए वो किधर बेंड करना होगा उसको? डेंसर के तरफ। और याद रखना, अगर लाइट इधर से होके इधर गया तो अगर लाइट इधर से आ रहा होता तो सेम जाता। यानी जैसा रिफ्लेक्शन में लाइट, याद है, इधर से जाके उधर आएगा तो उधर जाके इधर आएगा। सेम टू सेम जैसा रिफ्लेक्शन में होगा वैसा किस में होगा? रिफ्रैक्शन में। समझ में आया? तो आज के बाद कोई पूछे तो उसको लॉजिक बता देना कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1। तो यहाँ क्या होगा? साइन क्या होगा? I इज ग्रेटर देन साइन R। तो इसलिए I इज ग्रेटर देन। चलो आगे बढ़े। चलो ठीक है। तो मान के चलो एक लाइट रे आया, नॉर्मल बनेगा, किधर बेंड करेगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल। कुछ बेंड किया, फिर किधर बेंड, फिर किधर जाएगा? अब जाता है। और शायद 10th में ये भी रट रखे होगे। हाँ याद आ गया ना कि ये वाला रे और ये वाला रे, इसको अगर एक्सटेंड किया जाए तो दोनों कैसा हो जाता है? पैरेलल। एकदम याद है, यहाँ प्रूफ करने बोलेगा। चलो फटाफट देखो, सब कुछ हम बता रहे हैं। रिफ्रैक्शन में सब कुछ कहाँ छिपा हुआ है? स्नेल्स लॉ में। तुम वहां से खोज के निकाल लो, तुमको रीजन, हम हमेशा रीजन स्नेल्स लॉ से निकाल के देंगे। ठीक है, बस तुमको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों रे तुम्हारा क्या होगा? पैरेलल। और 10th में क्या क्या झूठ बोला गया था वो भी बताएंगे।
नहीं, झूठ नहीं बोला जाता है। यानी इसमें और क्या एडिशनल याद रखना है वो भी बताएंगे ना। हो गया प्रूफ? नहीं होगा, ठीक है। अब समझो ध्यान से, हम स्नेल्स लॉ से ही आंसर दे देंगे, ठीक है। अगर इसको आई मानते हैं तो ये वाला एंगल कितना होगा, आर ले लेते हैं। ये वाला एंगल कितना होगा, आर। इस एंगल को अपने मन से क्या मान लेते हैं, ई। याद है जो निकल जाए उसको इमरजेंट। चलो यहाँ रिफ्रैक्शन, देखो जहाँ रिफ्रैक्शन होगा वहाँ स्नेल्स लॉ लगा सकते हो, तुमको कोई नहीं रोकेगा। तो यहाँ अगर रिफ्रैक्शन हुआ तो लिख सकते हैं μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर, लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखोगे, μ2 साइन आर इज इक्वल टू μ1 साइन ई। दो इक्वेशन लिख लिए फटाफट। अब मैथ से खाली कि अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो ये दोनों इक्वल होगा। तो μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ1 साइन ई। μ1 कैंसल, तो आई को किसके बराबर होना पड़ गया, ई के बराबर। तो अगर आई और ई सेम हो जाएगा तब ये दोनों लाइंस क्या हो जाएगा, पैरेलल। और याद रखना पैरेलल होने के लिए एक और कंडीशन होना चाहिए। अगर ये μ1 के जगह μ3 होता तो क्या ये पैरेलल हो पाता, नहीं हो पाता। यानी पैरेलल होने के लिए जो आउटर मीडियम्स होगा वो दोनों को क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। समझ में आया? लिख लो यहाँ कंडीशन के साथ लिख लो, आउटर मीडियम शुड बी सेम। ये सब 10th में बताया गया था, खाली ये बोल दिया था कि बस दोनों रे क्या होता है, पैरेलल होता है, क्योंकि वहां ये लॉजिक नहीं था समझाने के लिए। पर यहाँ याद रखना कि आउटर मीडियम्स को क्या होना होगा, सेम होना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछें, ठीक है, आंसर देना है कि अगर इसी बीच यहाँ 1 2 3 μ2 μ3 μ4 μ5 और लास्ट में क्या होता μ1, तो लाइट यहाँ से ऐसे 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 होके जाता, तो लास्ट में तो लाइट निकलता कहीं से। क्या ये दोनों रे पैरेलल होता? उस समय तो एक ही मीडियम था ना, अब बीच में कितना है, 4 5 5 5 है। क्या पैरेलल होता? हमेशा होता। देखो यहाँ रिफ्रैक्शन में फिर ये इसके बराबर, फिर ये इसके बराबर, तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला क्या होता, सेम होता। इसका मतलब कि अगर ये वाला कुछ भी हो, बीच में कितना भी लेयर हो, आउटर मीडियम क्या हो, सेम। तो अगर एक लाइट यहाँ से घुस के यहाँ से निकलेगा तो हमेशा दोनों रे क्या होगा, पैरेलल। ये समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखो।
लिखो इमेज फॉर्मेशन, लिखो इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू रिफ्रैक्शन, इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ड्यू टू रिफ्रैक्शन इन केस ऑफ प्लेन सरफेस। अभी रिफ्रैक्शन बहुत सारा सरफेस से पढ़ेंगे। जो चश्मा यूज किए हुए हो, क्या हो रहा है तुम्हारा चश्मा से, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन। लाइट जो आ रहा है वो चश्मा के पार आके तुम्हारे आंखों तक आया, क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। वो रिफ्रैक्शन प्लेन सरफेस से हो रहा है या कर्व्ड सरफेस से? कर्व, क्योंकि तुम्हारा जो चश्मा एक्चुअल में क्या है, कर्व्ड। इस शीशा के जो भी चीज बाहर देख रहे हैं, तो लाइट वहां से जो आया वो रिफ्रैक्ट करके आया, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड या प्लेन, प्लेन सरफेस। समझ में आया? तो धीरे धीरे यही चीज कर्व्ड प्लेन मिला के हम लोग आगे लेंस बना देंगे, ठीक है। तो दिक्कत नहीं होगा, खाली सीखोगे रिफ्रैक्शन करना कैसे है। देखो इधर, जैसे कि ये सब सिखाया गया होगा बहुत, है ना, कि अगर ये पानी है, पानी में क्या है, मछली है ना, बंगाली नहीं है ना कोई जी, चलो। तो अगर इस पानी में मछली है और इसको हम ऑब्जर्व करें, देखो ऑब्जर्वर का बहुत बड़ा रोल है कि हम इसको देख कहाँ से रहे हैं। जैसे कि अगर उसको हम यहाँ से देख रहे हैं तब ना उसका लाइट रे मेरे पास आया, और कैसे हो क्या, रिफ्रैक्ट करके आया। जो आदमी बाहर से ही उसको देख रहा है उसके पास कोई रिफ्रैक्शन है क्या, नहीं। तो इसका मतलब अगर इसी फिश को ऊपर एक बर्ड देख रहा होता तो किसका लाइट रे किसके पास, फिर से समझो, अगर बर्ड फिश को देख रहा है तो किसका लाइट रे किसके पास, फिश का लाइट रे बर्ड के पास, ठीक है। तो एक अब इमेज बनाने के लिए 2 रिफ्रैक्टेड रे चाहिए और 2 रिफ्रैक्टेड रे के लिए 2 इंसिडेंट रे चाहिए। एक इंसिडेंट रे सीधा निकाल देते हैं, कोई डेविएशन होगा, होगा, चलो बता देते हैं, इसे शायद भूल गए होगे थोड़ा। अगर परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करता है तो किधर डेविएट करेगा, इधर भी डेविएट नहीं होता है, वो सीधा निकल जाता है, क्योंकि आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, तो आर का भी वैल्यू 0, तो ये सीधा निकल जाएगा इसके पास। एक लाइट रे अगर हम एंगल के साथ लेते हैं, किधर बेंड होगा, ये पानी है और वो हवा है, तो डेंसर से रेयर है, किधर बेंड करेगा, अवे, तो ये कुछ ऐसा चला जाएगा। ये दोनों लाइट रे कहीं मिल रहा है, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमको ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे कहीं यहाँ आके मिल रहा है, तो इसका मतलब फिश का जो इमेज बन रहा है वो रियल है कि वर्चुअल है, वर्चुअल। यानी फिश जो एक्चुअल में, सॉरी, जो बर्ड जो फिश को देख रहा है वो एक्चुअल में फिश वहीं पर है या उसके थोड़ा नीचे है, नीचे है। समझ में आया? अब बताओ, जो हम लोग वो बोर्ड देख रहे हैं, मोमेंटम एकेडमी, जेई मेंस एडवांस, जो भी लिख रखा है वो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ और देख लो, ठीक है। तो वहां जो बाहर में जो लिख रखा है जो भी चीज, वो एक्चुअल में वहां है या उसके मतलब एक्चुअल में वहीं पर है या थोड़ा इधर उधर है, नहीं है वहां। अब समझो कि वहां क्यों नहीं, आगे जाके समझ में आ जाएगा। उसका जो लाइट रे आया डायरेक्ट आया कि रिफ्रैक्ट होके आ रहा है। अगर लाइट रिफ्रैक्ट होके आ रहा है तो इसका मतलब जहां पर हमको चीज है क्या एक्चुअल में वही है कि कहीं और है, कहीं और है। तो एक्चुअल में जो दिख रहा है मोमेंटम एकेडमी, कि हमको लग रहा है वहां पर है, वो वहां पर नहीं है, या तो थोड़ा पीछे हो सकता है या फिर थोड़ा आगे हो सकता है। वो आगे पढ़ेंगे कि वो पीछे होगा कि आगे होगा, ठीक है। लेकिन अभी जो बर्ड जो फिश को देख रहा है वो एक्चुअल में वहां नहीं है। तो याद करो 10th में पढ़े होगे कि शिफ्ट हो जाता है, एपरेंट शिफ्ट पढ़े होगे, तो एक फॉर्मूला रटवा दिया गया होगा, नहीं ये शायद एनटीएससी वगैरह के लिए होगा शायद, खाली टर्म था ना। चलो, तो अब हम लोग ये भी पता कर लेंगे कि फिश कितना ऊपर दिखेगा, ठीक है, सब कुछ। तो उसके लिए एक फॉर्मूला समझना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जब बर्ड फिश को देख रहा है तो फिश भी बर्ड को देख रहा होगा कि नहीं देख रहा होगा, देख रहा होगा। तो उस केस में किसका लाइट रे किसके पास, बर्ड का लाइट रे फिश के पास। तो सेकंड बनाते हैं फटाफट, ये हो गया बर्ड,
और ये हो गया फिश। तो एक लाइट रे सीधा इसके पास आएगा और एक लाइट रे किधर भी लेते हैं, मतलब कि कैसे ले, किसी भी एंगल पे लेते हैं। यहाँ नॉर्मल बना, किधर डेविएट होगा, टूवर्ड्स द नॉर्थ, थोड़ा इधर जाएगा। तो ये दोनों रे फिर मिलेगा कहीं नहीं, तो ऐसा लगेगा कि ये कहीं मिल रहा है, कहीं ऊपर। तो ये रहा बर्ड, रियल या वर्चुअल, वर्चुअल। बेचारा फिश भी बर्ड को देख रहा है, वो भी वहाँ नहीं है, और बर्ड जो फिश को देख रहा है वो भी वहाँ नहीं है। दोनों एक दूसरे का कौन सा देख रहा है, वर्चुअल देख रहा है। समझ में आया? दोनों रे डायग्राम बनाओ बढ़िया से। और उसके बाद हम लोग ये भी अभी सीखेंगे कि कैसे इन दोनों का निकाल सकते हैं कि ये एक्चुअल में फिश कितना ऊपर दिख रहा है, बर्ड कितना ऊपर दिख रहा है, सब कुछ। फिर पता है क्वेश्चन किस लेवल तक जाएगा कि बर्ड भी उड़ेगा और मछली भी चलेगा। तो फिर क्वेश्चन ये रहेगा कि बर्ड फिर फिश का वेलोसिटी कितना होगा, फिर इस टंकी में छेद कर देंगे तो पानी का लेवल भी जाएगा, तो लेवल यहाँ तक पहुँचेगा। डरना थोड़ी ना है। हाँ, चलो एक काम करते हैं, आज देख ही लेते हैं कि वो जो मोमेंटम एकेडमी है कहाँ दिख रहा होगा, है ना। इसको उतारो फटाफट। चल आगे बढ़े। देखो डरना नहीं बस, हाँ खाली हम देखो तुरंत पता कर लेते हैं। अगर प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखें तो अगर इसी सीन को देखें तो बीच में एक ग्लास है जिसका कुछ विड्थ भी है। देखो तो विड्थ को थोड़ा बड़ा बनाते हैं समझने के लिए। ये जो विड्थ है वो किसका विड्थ है, ग्लास का। और ये रहा आपका मोमेंटम एकेडमी, है ना, JEE। और हम इसको कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ से। तो ये तुम हो यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या होगा, किसका लाइट रे किसके पास, मोमेंटम का लाइट रे। तो एक लाइट रे सीधा ले लो जो सीधा कोई डेविएशन के विदाउट मेरे पास आया होगा। अब एक लाइट रहते हैं किसी एंगल से, किधर बेंड, एयर से ग्लास टुवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है। इसको थोड़ा और बढ़ा ही लेते हैं, समझ में आएगा एंगल के साथ। टुवर्ड्स द नॉर्मल मतलब हल्का सा ऐसा होगा, ठीक है। फिर किधर जाएगा, अवे फ्रॉम, हल्का सा ऐसे बना देते हैं। ये दोनों रे कहीं मिलेगा नहीं, तो हमको ऐसा लगेगा कि ये रे पीछे जाके यहाँ मिल रहा होगा। तो ये रहा आपका मोमेंटम एकेडमी। तो यानी कि एक्चुअल में मोमेंटम एकेडमी पास है या दूर में है, दूर में है, लेकिन वो हमको थोड़ा सा क्या दिख रहा है, पास दिख रहा है। यानी यही वो शिफ्ट है जो क्वेश्चंस में आएगा, फाइंड द शिफ्ट। और यही क्वेश्चन बन जाएगा कि यही आपका कौन सा स्लैब है, ग्लास स्लैब है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा। और इसी शिफ्ट का एक फॉर्मूला होता है T × μ-1। ऑप्टिक्स में कहीं फॉर्मूला नहीं रटेंगे, ठीक है, सब हम लोग निकालेंगे। अभी तक हम लोग कोई भी फॉर्मूला, सिर्फ दो फॉर्मूला था, सिर्फ एक फॉर्मूला था, कौन सा, मिरर फॉर्मूला, 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं फिर, है ना, फिर मिलते हैं जल्दी। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो।